स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज टेक में। और पिछले टर्म पे जो मैंने पढ़ाया था आपको लीगल एप्टीट्यूड में आईपीसी पढ़ा रही हूँ, उसमें से मैंने आपको लगभग 54 सेशन तक पढ़ा लिया है, सेक्शन 54 तक पढ़ा लिया है, समझा दिया है। अब इस सारे सेक्शन से किस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। और आज की वीडियो का मैं टारगेट रखती हूँ कि कम से कम 5K वीडियो पे लाइक ज़रूर जाएंगे। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाए वो आप तक पहुंच जाए और आप उसे आसानी से अपने एग्ज़ाम से पहले देख पाएँ, आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है लीगल एप्टीट्यूड का, जिसे आप पढ़ चुके हैं। बस हमको क्या करना है, यहाँ पे बस डिस्कस करना है कि क्या हो सकता है इसका आंसर आप भी मिलाते चलिएगा कि कितने क्वेश्चंस का आंसर आप सही कर पा रहे हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य विधि में दुराशय के सामान्य सिद्धांत का मान्य वाद नहीं है। और एग्ज़ाम में हमें इसी प्रकार के क्वेश्चन से बचना होता है, क्योंकि नहीं वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, नहीं शब्द वाले, ये काफ़ी हम ध्यान देते नहीं हैं और जल्दी जल्दी में है पढ़ करके हम गलती करके चले जाते हैं। तो क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके पढ़िएगा ताकि गलती से भी कोई गलती ना किया जा सके। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सामान्य विधि में दुराशय के सामान्य सिद्धांत का अपवाद नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए पब्लिक यूनिसेंस, ऑप्शन बी आपराधिक उपलेख, और ऑप्शन सी है न्यायालय की अवमानना करना, और ऑप्शन डी है मानहानि। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मानहानि। क्या है, एक सामान्य विधि में दुराशय के सामान्य सिद्धांत का अपवाद नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। जिन लोगों ने ऑप्शन डी को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय दंड संहिता की धारा सेक्शन 22 की परिभाषा के अनुसार कौन सी वस्तु चल संपत्ति नहीं है। मैंने जब पढ़ाया था 22 सेक्शंस तो मैंने उसमें बताया था कि मूवेबल जो भी आपके आइटम्स होते हैं, जो भी एक जगह से दूसरी जगह को जाते हैं, वो चल संपत्तियां होती हैं। और जो चल नहीं सकती यानी कि जिनका लगाव भूमि के साथ में होगा, यानी कि जुड़ी हुई होंगी भूमि से, वो क्या होंगी, वो अचल संपत्ति होगी। यहाँ पे भी प्रश्न आपसे ठीक वही पूछा गया है कि चल संपत्ति नहीं है, तो चल संपत्ति नहीं है यानी कि जो चीज़ें अचल है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, मिट्टी। ठीक है, मिट्टी है, धरती की बात नहीं की जा रही है, मिट्टी की बात की जा रही है। ठीक है, मिट्टी को आप एक जगह से दूसरी जगह को ले जा सकते हो। ठीक है, तालाब ले जा सकते हो क्या एक जगह से दूसरी जगह को, वृक्ष, चेक। ठीक है, चेक को तो एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हो, वृक्ष को क्या कर सकते हो, वृक्ष क्या है आपका, ये इसका लगाव किससे होता है, भूमि से होता है। ठीक है, भूमि को आप क्या कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह को आराम से आप ले जा सकते हो। तालाब की बात यहाँ पे की गई है, लेकिन तालाब जो है ना धरती से जुड़ा नहीं होता है। तालाब में क्या होता है ना, उसमें जल होता है, तालाब का जल सूख गया तो तालाब क्या हो गया, एक बंजर भूमि हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमको पहचानना होगा कि यहाँ पे चल संपत्ति क्या है, अचल संपत्ति क्या है, क्या चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगी, क्या चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाएंगी। तो जिन लोगों ने वृक्ष को चॉइस किया था, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया भी हुआ है। ये प्रश्न ठीक इसी ऑप्शन के साथ आपका क्वेश्चन आया हुआ है। 2020 के LLB एंट्रेंस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है और यहाँ पे जो सही ऑप्शन वृक्ष को चॉइस किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत चल संपत्ति को परिभाषित किया गया है धारा 21 में, धारा 22 में, धारा 23 में, धारा 24 में। तो मैंने आपको पढ़ाया भी है और अभी जस्ट मैंने एक क्वेश्चन पीछे आपको बताया कि धारा 22 में सेक्शन 22 में आपके चल संपत्ति को परिभाषित किया गया है। किसको किया गया है? चल संपत्ति को। मूवेबल आइटम्स जितने भी हैं उनको परिभाषित किया गया है, यानी कि जो चल संपत्तियां हैं जिनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान को ले और
ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, वो क्या होती है? चल संपत्ति होती है। ब आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसी के साथ में करेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो चैनल पे आए हैं तो लाइक करके वीडियो को जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन संहिता की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत सेवक नहीं है? देखिए अब मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 21 में है क्या। सेक्शन 21 में लोक सेवक शब्द को परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया है? लोक सेवक, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करता हो, यानी कि लोगों के कल्याण के लिए हो। जैसे जज हो गए, ठीक है, डीएम हो गया, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे आप बोलते हो, ठीक है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जो पब्लिक के लिए कार्य करता है, पब्लिक के प्रति उसका कुछ कर्तव्य है, ठीक है, वो क्या होगा? लोक सेवक कहलाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है और अब आपको यहाँ पे ऑप्शन में बताना है कि क्या सही आंसर हो सकता है। आप खुद से भी अपने आप को चेक करते रहिए कि कितने क्वेश्चंस का सही जवाब आप दे पा रहे हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे दिया है, नगर पालिका आयुक्त क्या लोक सेवक हो सकता है? ऑप्शन बी है संसद, संसद क्या लोक सेवक है? ऑप्शन सी है विधायक, विधायक क्या लोक सेवक है? और ऑप्शन डी है विश्वविद्यालय का परीक्षक। तो इनमें से आपको क्या लगता है कौन हो सकता है लोक सेवक? जल्दी से अपना कमेंट करिए आप लोग, और मैं भी जानूं कि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं और कितनी चीज़ों को आप सही कर पा रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विधायक। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पे आप बार बार भूलिएगा मत, याद रखिएगा, यहाँ पे दिया है लोक सेवक नहीं है। तो देखिए नगर पालिका आयुक्त जो होता है, वो नगर पालिका आयुक्त का काम क्या होता है? पूरे नगर में सभी जगह पे साफ सफाई को बनाए रखना और हर एक नगरवासी के प्रति उसका कुछ ना कुछ कर्तव्य होता है, तो वहाँ पे उसके अपने कर्तव्य का पालन करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये तो बिल्कुल आपका लोक सेवक है, ठीक है। संसद की भी जनता के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। विश्वविद्यालय परीक्षक का अपने विश्वविद्यालय के सभी स्टूडेंट के प्रति कर्तव्य होता है, परीक्षा करवाने का, समय से परीक्षा लेने का, फिर समय से परिणाम देने का, फिर अगली कक्षा में प्रवेश देने का। तो इस प्रकार से ये सभी क्या है? लोक सेवक है। लेकिन विधायक जो होता है, ऑप्शन सी, विधायक क्या आपको लोक सेवक मतलब समझ में आता है? तो ये लोक सेवक नहीं है। ये तो विधायक क्या है? ये आपका ये एक पब्लिक फिगर है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के तहत निम्न में से कौन लोक सेवक नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया है श्रम न्यायालय के न्यायाधीश। तो मैंने जब परिभाषा पढ़ाई थी तभी बताया था कि जितने भी न्यायाधीश आते हैं उनका कुछ न कुछ कर्तव्य होता है जनता की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, नहीं शब्द दिया है, तो यानी कि ये तो लोक सेवक हैं। ये क्या है? लोक सेवक हैं। इसके बाद नगर आयुक्त को अभी हमने देखा विद्यालय का प्रोफेसर, ये तो इनका तो कर्तव्य है अपने स्टूडेंट के प्रति, और नगर आयुक्त का भी कर्तव्य है अपने नगरवासियों के प्रति। और यहाँ पे सरपंच आपका ब ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये लोक सेवक नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोक सेवक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है परिसमापक, ऑप्शन बी सिविल जज, न्यायालय की सहायता कर रहा पंचायत सदस्य, और ऑप्शन डी है सहकारी समिति का सदस्य, ठीक है। यहाँ पे भी आपसे लोक सेवक नहीं है। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सहकारी समिति का जो सदस्य होगा, सहकारी समिति का सदस्य होगा, ऑप्शन डी, ये लोक सेवक नहीं होगा, ठीक है। आगे हम प्रश्न देखते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने इससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न देख लिए। अब देखते हैं, दिया है भारतीय दंड संहिता की धारा में लोक सेवक परिभाषित किया गया है। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा, 2-3 क्वेश्चन पहले ही पढ़ा कि किस सेक्शन के अकॉर्डिंग हमने लोक सेवक शब्द को परिभाषित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है सेक्शन 14, सेक्शन 20, सेक्शन 21 और सेक्शन 24। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 21 में आपका लोक सेवक शब्द परिभाषित किया गया। आईपीसी की धारा 21 में लोक सेवक शब्द को परिभाषित किया गया है, और 22 में क्या परिभाषित किया गया है?
22 में चल संपत्ति को परिभाषित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय दंड संहिता में न्यायालय कोर्ट ऑफ जस्टिस शब्द द्योतक है, यानी कि भारतीय दंड संहिता में न्यायालय शब्द किस प्रकार का है? ऑप्शन ए, उस कक्ष का जिसमें न्यायाधीश अपनी बैठक करता है। ऑप्शन बी है एक सिविल जज का न्यायालय। ऑप्शन डी है ऐसे न्यायाधीश को जिसे केवल न्यायिकतः कार्य करने हेतु विधि द्वारा अधिकृत किया गया है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में कोई भी नहीं, यानी कि कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा कि न्यायालय का मतलब यह होता है ऐसा स्थान जहाँ पे न्यायाधीश को जिसे केवल न्यायिक कार्य करने के लिए ही चुना गया हो, जिसे केवल विधि द्वारा न्यायिक कार्य करने के लिए चुना गया हो, वही न्यायाधीश कहलाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा है, ध्यान दीजिएगा, न्यायालय शब्द पूछा है। तो न्यायालय, अच्छा ये बताइए कि अगर कोई जज आपके घर आके बैठ जाए तो क्या वो आपका घर न्यायालय बन जाएगा? अगर आपके घर कोई जज आके या न्यायाधीश आके बैठ जाए तो आपका घर न्यायालय बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। न्यायालय के लिए क्या ज़रूरी है? न्यायालय के लिए सारी एक प्रोसेस जो विधि द्वारा क्या बताया गया है, जहाँ पे एक न्यायाधीश होगा। न्यायाधीश का मतलब क्या है? निर्णायक, जो आपको निर्णय देगा, निर्देश देगा और सही सुझाव देगा। सही जो भी सबूत होंगे उन सबूतों के आधार पे, उन दलीलों के आधार पे सही फैसला सुनाएगा, वही क्या होता है? न्यायाधीश होता है। और जो ये सारी निर्देश देता है, ये सारी चीज़ें करता है, और जहाँ पे वो करता है, जिस कुर्सी पे बैठ के करता है, जिस कमरे में बैठ के करता है, उसी को हम न्यायालय बोलते हैं। समझ में आ जाना चाहिए ये चीज़ें, ठीक है। अब इसके बाद चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द द्योतक है। अब देखिए द्योतक का मतलब, आप परेशान मत होइए, द्योतक का मतलब स्त्री शब्द की परिभाषा है या स्त्री शब्द दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय दंड संहिता में, तो आपको मैंने बताया था कि स्त्री और पुरुष दोनों ही शब्द जो है परिभाषित किए गए हैं आपके भारतीय दंड संहिता में, लेकिन मैं अभी इसे बताऊंगी नहीं। पहले ऑप्शन बताऊंगी, ऑप्शन के बाद आप लोग अपना मैच करिए कि कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है। आफ्टर देन मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे ऑप्शन ए है 15 वर्ष से ऊपर की आयु वाली महिला। तो क्या ये बताइए, जो जन्मजात स्त्री होती है वो महिला, आप उसका अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट फिल कर रहे हैं, तो उसमें आप फीमेल की जगह क्या करेंगे? फीमेल ही तो फिर जो भी उसकी कैटेगरी होगी उसमें क्या फीमेल ही तो डालेंगे ना, कि कुछ और उसमें फिल करेंगे? फीमेल ही करेंगे ना। तो यानी कि एज मायने नहीं रखती है आपको ये डिसाइड करने के लिए कि ये स्त्री है या पुरुष है। ओके, बी ऑप्शन है 18 वर्ष के ऊपर आयु वाली महिला जो है ये स्त्री कहलाएगी। ये ऑप्शन क्या आपको सही लग रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन भी नहीं सही है, ये ऑप्शन भी नहीं। अब 21 वर्ष से ऊपर वाली महिला, नहीं भाई, हमको तो पता है कि जो जन्म से मरने तक या रहेगी या नहीं रहेगी, पर उसके विषय में जब भी बात होगी तो वो हम इंडिकेट करके बोलेंगे कि वो एक स्त्री थी, ठीक है। तो जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला, जन्म से लेकर के किसी भी आयु की अगर महिला है तो वो क्या है? स्त्री कहलाएगी, ठीक है। वो क्या कहलाएगी? स्त्री कहलाएगी, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता में पुरुष व स्त्री शब्द द्योतक है, यानी पुरुष और स्त्री शब्द किसे मान सकते हैं? ऑप्शन ए है किसी भी आयु के नर और मानव को हम क्या कर सकते हैं? नर मानव स्त्री को हम क्या कर सकते हैं? स्त्री मान सकते हैं, नर मान सकते हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु के नर और स्त्री को हम मान सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चाहे वो मानव किसी भी एज का हो, जन्म से ही वो क्लियर होता है कि अगर वो स्त्री है तो स्त्री है, पुरुष है तो पुरुष है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद हमारा 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में ही नारी शब्द को भी, स्त्री शब्द को भी परिभाषित किया गया है। धारा 10 में ही पुरुष शब्द को भी परिभाषित किया गया है। दिया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में पुरुष शब्द द्योतक है कोई नर
तो कोई ना, अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा, लेकिन फिर भी एक बार मैं आप लोगों को देखना चाहूँगी। 16 वर्ष का पुरुष ही पुरुष कहलाएगा, 18 वर्ष का पुरुष ही पुरुष कहलाएगा, या 21 वर्ष का पुरुष ही पुरुष कहलाएगा, या किसी भी आयु का पुरुष वो पुरुष की श्रेणी में आएगा। तो यदि वो पुरुष है, चाहे उसकी एज कुछ भी होगी, तो हम उसे हमेशा क्या बोलेंगे? पुरुष ही बोलेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से आपको सही प्रश्नों का सही जवाब देना होगा। अब आपको अच्छे से समझना होगा कि क्या सही आंसर हो सकता है। प्रश्न संख्या 13 है हमारा। ये आपका लैटिन भाषा में एक प्रसिद्ध सूच लिखा हुआ है। लिखा है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अंग्रेजी विधि के प्रसिद्ध सूच, ठीक है, एक्सप्रेसियो यूनिस एक्ट एक्स क्लस्टो अल्टेरियस पर आधारित है? आपको बताना है यहाँ पे ये सूच किस सेक्शन के अकॉर्डिंग आता है। ऑप्शन ए धारा 6, ऑप्शन बी धारा 7, ऑप्शन सी धारा 8 और ऑप्शन डी है धारा 9। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, धारा 7 के अकॉर्डिंग ये सूच आता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 है, गलत जवाब बताना है। यहाँ इस तरीके के प्रश्नों से बहुत बचना है, लेकिन यही प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा आपको अब पूछे जा रहे हैं हर एक कंपटीशन के एग्ज़ाम में, चाहे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, पर इसी तरीके का प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहा है। देखिए यहाँ पे प्रश्न में ध्यान देना है, गलत जवाब बताना है। पहले कथन देखते हैं। कथन क्या दिया है? कथन आपका दिया है, सामान्य रूप से एक व्यक्ति किसी अपराध में निम्नलिखित रूप से भागीदार हो सकता है, यानी कि अपराधी होने के लिए क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको चॉइस वो ऑप्शन करना है जो सही नहीं हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला ऑप्शन, जब वह स्वयं अपराध करेगा तो वो तो अपराधी होगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। अपराधी होगा ना जब वो खुद अपराध करेगा, क्राइम कर रहा है, किसी को मार रहा है, चोट पहुँचा रहा है, हानि पहुँचा रहा है, वो क्या है? क्रिमिनल है, क्राइम कर रहा है, ठीक है। वह अपराध में भाग ले रहा है तो भी वो अपराधी हो जाएगा। जब वह घटना स्थल पर उपस्थित है, तो इसे हम अभी छोड़ते हैं सस्पेंस के लिए। जब वह किसी अन्य व्यक्ति को आपराधिक कार्य करने के लिए एजेंट बनाता है या प्रेरित करता है, यानी कि अपराध करने के लिए किसी को प्रेरित कर रहा है, प्रेषित कर रहा है, तो कर तो रहा है वो क्राइम ही ना, यानी कि आपराधिक कृत्य ही कर रहा है, वो किसी और से करवा रहा है या कुछ भी कर रहा है, पर दबाव तो बना रहा है क्राइम करने के लिए, तो ये भी क्या होगा? ये अपराधी यहाँ पे भी वो व्यक्ति कहलाएगा। अब घटना स्थल, ये थोड़ा सा एक्सेप्शंस है, ठीक है। कभी कभी घटना स्थल पे मौजूद आदमी भी क्या हो जाता है? आपका अपराधी होता है, लेकिन हम उसे अपराधी तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि ये ऑप्शन हमारा सही होगा। सही होने का मतलब हो सकता है जो अपराध घटित हुआ हो इसी व्यक्ति के साथ घटित हुआ हो सकता है अपराध के समय जो है वो व्यक्ति वहाँ पे था लेकिन वो बचाव कर रहा था, तो इसलिए घटना स्थल पर उपस्थित होने का मतलब ये नहीं है कि हर कोई व्यक्ति वहाँ पे अपराधी होगा। जब तक कि अपराध सिद्ध नहीं हो, आप किसी को भी अपराध की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 100 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, दुरासे के सिद्धांत को ब्रिटिश कॉमन लॉ में सर्वप्रथम एक चोरी के मामले में लागू किया गया था। ऑप्शन, यानी कि ये किसने लागू किया था? ऑप्शन ए टिंडल सीजे के द्वारा ये लागू किया गया था। ऑप्शन बी है ब्लैक स्टोन के द्वारा। ऑप्शन सी कोक सीजे के द्वारा। ऑप्शन डी ब्लैकबर्न के द्वारा। यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कोक सीजे के द्वारा ब्रिटिश कॉमन लॉ सबसे पहले चोरी के मामले में लागू किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। गलत उत्तर यहाँ पे भी आपको चॉइस करना है। आपराधिक दायित्व की शर्तें हैं, यानी कि अपराध होने के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं, लेकिन हमको क्या चॉइस करना है? गलत जवाब। कार्य स्वतंत्र इच्छा से किया गया हो, ठीक है। अच्छा बुरा में अंतर समझने की क्षमता रखता हो, यानी कि वो पागल या दिवालिया ना हो जिसने ये आपराधिक कृत्य किया हो। उन तथ्यों का ज्ञान जिन पर किसी कार्य का अच्छा या बुरा होना निर्भर करता है। इस बात का ज्ञान कि कार्य
कार्य विधि विरुद्ध है, यानी कि उसे पता है कि वो इलीगल वर्क कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, वो क्राइम कर रहा है, फिर भी वो करे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे आपसे पूछा है आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्तें क्या हैं, लेकिन आपको आंसर क्या बताना है, गलत ऑप्शन बताना है। तो कोई अगर अपनी इच्छा से कोई कार्य करता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तो बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा या बुरा समझने में अगर उसे समझ है तो वो भी कोई आपराधिक कृत्य नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे उन तथ्यों का ज्ञान जिन पर किसी का अच्छा होने या बुरा होने का, तो ये तो क्राइम किसी भी प्रकार से नहीं है। लेकिन ऐसा काम जो जानबूझ करके विधि के विरुद्ध किया जा रहा हो, वो कार्य क्या है, अपराध है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे। प्रश्न है 17, निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति में भारतीय न्यायालयों को अधिकारिता होगी। ऑप्शन यहाँ पे कुछ कथन दिया हुआ, उसके बाद हम ऑप्शन पे जाएंगे। किसी भारतीय द्वारा विदेश में किया गया अपराध, ये टॉपिक भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर कोई भारतीय है जो कि अपराध कर रहा है क्या, विदेश में। ठीक है, ऑप्शन 2 है किसी विदेशी द्वारा भारत में किया गया अपराध। ऑप्शन 3 है किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय पोत पर किया गया अपराध। ठीक है, इसके बाद नीचे कूट दिए गए हैं, हमको सही ऑप्शन का यहाँ पे चुनाव करना है। ऑप्शन है 1 और 2 कथन सही है, ऑप्शन बी है 1 और 3 कथन सही है, ऑप्शन सी है केवल 2 कथन सही है, और ऑप्शन डी है 1, 2 और कथन 3, तो तीनों सही है। यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, एक कथन जो दिया हुआ है कि ये तीनों ही मामले भारतीय न्यायालय की देखरेख में किए जाएंगे। यदि किसी भारतीय द्वारा विदेश में कोई अपराध किया जाता है तो चूँकि उसका जो सिटीजनशिप है वो नागरिक कहाँ का है, भारत का है, भारत की उसकी नागरिकता है, तो यहाँ पे क्राइम एक भारतीय ने किया है तो वो क्या हुआ, भारत के न्यायालय का भी क्या होगा, अपराधी माना जाएगा। इसलिए उसे क्या होगा, भारतीय न्यायालय द्वारा अधिकारिता होगी। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, किसी विदेशी द्वारा भारत में अगर अपराध किया जा रहा है तो भी वो दंड का पात्र होगा, क्योंकि वो अपनी पहचान को छुपाता है और आकर के यहाँ पे हमारे विधि के विरुद्ध क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो वो हमारे विधि को ठेस पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, हनन कर रहा है, हमारे विधि के जो भी हमारे राइट्स हैं उनको हनन कर रहा है। तो इस वजह से वो भी क्या हुआ, हमारे न्यायालय की, भारतीय न्यायालय की अधिकारिता होगी। और तीसरा जो है, व्यक्ति द्वारा भारतीय पोत पर किया गया अपराध, यानी कि वो भारतीय जहाज को लूटने का कार्य कर रहा है या भारतीय जहाज को किसी भी प्रकार का हानि पहुंचाने का कार्य कर रहा है, तो जो भी आपका मतलब कि व्यक्ति होगा इस प्रकार का कार्य कर रहा है, वो भारतीय न्यायालय के अधिकारिता होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हुआ। चलिए 18वां प्रश्न हमारा है, एक्स एक अच्छा तैराक है, वह 7 साल के बालक वाई को नहर में डूबते देखता है। वह उस बालक को बचा सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया, बालक एक्स डूब गया। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है बालक डूब गया, एक्स क्या होगा। ठीक है ना, अब देखिए कह रहा है कि मतलब अगर आपके सामने अपराध हो रहा हो और आप चुप हैं तो आप किस श्रेणी में आते हैं, आप पे क्या हो सकता है अगर आपके सामने क्राइम हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि यक्स जो है बहुत अच्छा तैराक है, लेकिन उसके सामने वाई जो है मतलब डूब रहा था, वो उसे बचा सकता था लेकिन उसने उसे बचाने की कोशिश नहीं की और जो वाई है वो मर गया। तो यहाँ पे एक्स का किस प्रकार से आप उसको परिभाषित करेंगे कि एक्स कैसा हो सकता है। ऑप्शन ए है एक्स ने कोई अपराध नहीं किया, ऑप्शन बी है एक्स हत्या का दोषी होगा, ऑप्शन सी है आत्महत्या के दुष्प्रेषण का दोषी होगा। तो यहाँ पे आत्महत्या तो हुई नहीं है, आत्महत्या मतलब जब खुद की इच्छा से खुद को कोई ठेस पहुँचाने की कोशिश करता है, हानि पहुँचाता है, तो उसे हम बोलते हैं आत्महत्या। ठीक है, और आपराधिक मानव वध का दोषी जो हत्या नहीं है, तो मतलब हत्या नहीं है, उसने खुद तो उसे मारा नहीं है, ठीक है, लेकिन मानव वध का दोषी हुआ है। तो यहाँ पे वो पहली बात तो ये
ये बात तो क्लियर होगी नहीं ना जब तक कि एक चीज़ जान लीजिए कि न्यायालय को क्या चाहिए होता है, सबूत चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन सबूत के बिना सत्य भी क्या होता है, सत्य नहीं माना जाता है। तो एक्स ने वाई को डूबते तो देखा नहर में, उसे बचाया नहीं, पर इस बात की पुष्टि कौन करेगा, कोई नहीं। तो यानी कि ये अपराधी नहीं होगा, वो खुद को चाहे जो भी समझे, लेकिन न्यायालय की दृष्टि से अगर बात की जाए तो वो किसी भी प्रकार के अपराधी नहीं माना जाएगा, उस पर कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके साथ में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, 19वां प्रश्न है, क्या भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध भारत की भूमि के बाहर कारित करने वाला कोई व्यक्ति किसी भी भारत के न्यायालय में उत्तरदायी होगा? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी केवल यदि भारत का नागरिक है तब हाँ, और ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। यहाँ पे केवल यदि वह भारत का नागरिक है तभी वो दंडनीय अपराधी होगा। वो क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रश्न समझिएगा कि भारत की जो आपकी जो आईपीसी है 1860 के अकॉर्डिंग, उसमें भारत की भूमि के बाहर, ठीक है, भारत की भूमि के बाहर कारित करने वाला कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का न्यायालय का, यानी कि वो किसी विदेशी भूमि पर यदि क्राइम कर रहा है, ठीक है, यानी कि भारत में ना होकर के वो भारतीय तो है पर भारत में क्राइम नहीं कर रहा है, भारत के बाहर कर रहा है, तो क्या वह मतलब कि भारत के न्यायालय के लिए दंड का अपराधी माना जाएगा? तो बिल्कुल माना जाएगा। यदि वो भारतीय है तो वो क्राइम कहीं भी कर रहा है, वो हमारे न्यायालय के लिए, भारतीय न्यायालय के लिए अपराधी माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इस सेशन का लास्ट प्रश्न देखेंगे। हालांकि अभी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन फिर भी मैं अभी 20 क्वेश्चंस ही इस सेशन में करा रही हूँ, ठीक है। चलिए 20वां प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा अपराध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय है? ऑप्शन ए इटली का नागरिक पाकिस्तान में भारतीय की हत्या करता है, और ऑप्शन बी है इटली का नागरिक जम्मू कश्मीर में भारतीय की हत्या करता है, और ऑप्शन सी है भारत का नागरिक इटली में इटली नागरिक की हत्या करता है। उपरोक्त में सभी ये भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत, तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है भारतीय कानून की, तो भारत का नागरिक इटली में इटली के नागरिक की यदि हत्या करता है तो भारतीय दंड संहिता के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये क्या होगा, एक आपराधिक कृत्य होगा, ठीक है। और ये भारत के न्यायालय में देखा जाएगा। ये मुद्दा कहाँ पे होगा, भारत के न्यायालय में होगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। किसी भी प्रकार की यदि कोई कमी रह गई हो या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से उसे डिस्कस कर सकते हैं। और जो भी चैनल के मेंबर्स हैं उनको मैं बोलूँगी कि चैनल पे मैं अभी अपना जो भी नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप का उसको शेयर कर दे रही हूँ। वहाँ पे आप क्या करेंगे, ग्रुप का जो भी नंबर है उस पर आप हाई लिख करके मैसेज करिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। ये सुविधा सिर्फ चैनल मेंबर्स की होगी और चैनल मेंबर्स को वहाँ पे वैसे भी ये जो मैं पोस्ट शेयर करूँगी वो सिर्फ मेंबर्स को ही शो होगा और वही व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो पाएंगे। तो जो भी ऐड हो पाएंगे उनको सारे पीडीएफ्स और जो भी आपकी बुक्स है, बुक्स की पीडीएफ और सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दी जाएंगे। और तैयारी के समय जो भी एक्स्ट्रा आपको क्लासेस की ज़रूरत होगी, चूँकि यूट्यूब का जो गाइडलाइन है 3 वीडियो ही एक दिन में पोस्ट किए जा सकते हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा वीडियोज़ होंगी वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो वीडियो आज की अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।